नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपने YouTube चैनल संजय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, CDP प्रैक्टिस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपके साथ शेयर करेंगे जो कि ऑल ओवर इंडिया होने वाले टीचिंग के एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, मददगार साबित होंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों कहेंगे कि मेरे YouTube चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। बेहतर क्षमता नहीं रखते हैं, ऐसी कोई खूबी नहीं है दोस्तों कि लड़कों में एक्स्ट्रा हो, तो एक गलत हो जाएगा दोस्तों। आइए बी देखते हैं, आर देखते हैं, तर्क देखते हैं इसका। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। ये भी गलत दोस्तों। सहज रूप से क्षमताएं ये खास स्पेशल लड़कों में नहीं होती हैं, लड़का लड़की दोनों में होती हैं, तो इसलिए ए और आर दोनों गलत हैं। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा सही होता है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल गलत, दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं, तो सही नहीं हो सकता। ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बी भी गलत हो गया दोस्तों। ए सही है और आर गलत, ए भी गलत है और आर भी गलत है। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत हैं, इसीलिए प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत हैं। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। पाठ्यचर्या का लचीलापन, पाठ्यचर्या का मानकीकरण, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना। आइए दोस्तों गैस कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना, रट्टा तो लगाना नहीं है दोस्तों हमारे लिए, इसीलिए डी गलत हो जाएगा। अच्छा सी देखते हैं, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण। दोस्तों अगेन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं बी, पाठचर्या का मानकीकरण। नहीं दोस्तों, मानकीकरण नहीं हो सकता, ये भी गलत। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यचर्या का लचीलापन। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, 2 का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है, तो उत्तर हो जाएगा पाठचर्या का लचीलापन। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना। बिल्कुल गलत दोस्तों। और आगे देखते हैं, कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना। दोस्तों ये भी गलत है। आइए अगला देखते हैं, मानक वर्ग में बच्चे की लेबलिंग नहीं कर सकते दोस्तों, इसलिए सी भी गलत हो गया। आइए डी देखते हैं, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक संरचनावादी कक्ष जिसमें बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है, क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है, की व्याख्या करता है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्ष जिसमें
बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है? व्याख्या करता है। ऑप्शन खुद बता रहा है दोस्तों कि उत्तर कहाँ है। आइए तब भी देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, बैठने की तय व्यवस्था। शिक्षकों का केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना। बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना। बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह कार्य करना। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखते हैं। बैठने की तय व्यवस्था बिल्कुल गलत दोस्तों। शिक्षकों का केवल निर्देश देना, केवल निर्देश तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, इसीलिए ये भी गलत। बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, ये भी गलत हो गया दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? प्रश्न है दोस्तों, दोबारा पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? आइए प्रश्न देखते हैं, वो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। 325 और 486 को जमा करो, यानी कि जोड़ना। कोई विशेष एफर्ट नहीं लगा दोस्तों। अगला ऑप्शन देखते हैं। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बच्चा एकदम बता देगा कि इस वर्ष पारित किया गया, तो विशेष एफर्ट इसमें भी नहीं लगा दोस्तों, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। श्वसन को परिभाषित करना, दोस्तों सही उत्तर हो, ये टाइपिंग मिस्टेक है। प्रश्न को यहाँ होगा प्रश्न दोस्तों, क्या होगा? प्रश्न को परिभाषित करना, इसमें भी दोस्तों कोई विशेष एफर्ट बच्चे का नहीं लगेगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए दोस्तों। प्रदूषण विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण कम करने के विभिन्न उपाय सोचिए, ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? प्रश्न है दोस्तों, दोबारा पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिवादित और समाहित महसूस करते हैं, बाकी क्या करेंगे दोस्तों? ये तो गलत लग रहा है। आइए और तब भी अगला देखते हैं। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर स्थायी समूह में बांटा जाता है, बिल्कुल दोस्तों गलत हो जाएगा। समय संस्कृति को दर्शाता है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी भी गलत, सी भी गलत। विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित नहीं दोस्तों, प्रोत्साहित होता है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों इसका। विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए
विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए दोस्तों? सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए देखते हैं। चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना, ये तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, ये भी सही है दोस्तों। किससे किससे बचना चाहिए? प्रश्न नंबर 7 का सही इसी से अच्छा अगला देखते हैं दोस्तों, ये भी सही हो सकता है गलत हो सकता है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, प्रोत्साहित करना चाहिए। डी भी देखते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा 7 का, ऑप्शन नंबर बी। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, तो इसका सही, इससे बचना चाहिए। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, किसी एक संस्कृति का नहीं दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने, उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? देखते हैं क्या। ए गुणज वैफल, बी लेखन वैफल, सी वाचन वैफल, डी गति समन्वय वैफल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुणज। ये तो डिस्कैलकुलेट, ये गणित संबंधी है दोस्तों। अच्छा, वाचन वैफल ये डिसलेक्सिया है दोस्तों, रीडिंग डिसऑर्डर है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। गति समन्वय वैफल, ये भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। 8 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 8 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नहीं दोस्तों 8 का सही उत्तर हो जाएगा ये लेखन, ये गलत है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वाचन वैफल। आइए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है दोस्तों? देखते हैं। गद्य दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? प्रश्न है दोस्तों, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण, यानी किससे बचना महत्वपूर्ण है? बचना पे ध्यान देना है दोस्तों हमारे लिए। किस पे ध्यान देना है? बचना पे। देखते हैं। ए ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, बी विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और
लिफ्टों से समतल करना, ये तो सही लग रहा है दोस्तों। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, ये भी सही लग रहा है दोस्तों। बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना, ये भी सही है दोस्तों। सी भी सही है दोस्तों और बी भी सही है दोस्तों। तो इसका 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चे चलने फिरने से असमर्थ हैं दोस्तों, उनके लिए, उनके सफल समायोजन के लिए ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। बिल्कुल नहीं दोस्तों, यही गलत है, इसीलिए सही है। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? यानी कि कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों, नहीं है पूछ रहे हैं, हमें नहीं पर विशेष ध्यान देना है दोस्तों, इस नहीं पर विशेष ध्यान देना है। हम देखते हैं, उच्च क्रम समस्या समाधान, अभिसारी सोच, नवाचारी प्रयोग, जिज्ञासा की प्रबल भावना। आइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 10 का, प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? देखते हैं, उच्च क्रम समस्या समाधान बिल्कुल सही है दोस्तों, होना चाहिए। अभिसारी सोच, यही गलत लग रहा है दोस्तों। नवाचारी प्रयोग, ये भी सही लग रहा है दोस्तों। जिज्ञासा की प्रबल भावना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है दोस्तों, इसीलिए सही है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी सोच। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? इसमें अगेन दोस्तों फिर बचना आ गया दोस्तों, क्या आ गया? बचना आ गया दोस्तों। फिर हमें बचना पे ध्यान देना, बचना पर ध्यान देना है दोस्तों। तो क्या है, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्मृति सहायक विधियां लागू करना, स्मृति सहायक विधियां लागू करना, संगठनात्मक चार्ट बनाना, असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना और मानसिक चित्र का उपयोग करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। सी यही गलत है दोस्तों। ए ये तो बिल्कुल सही है, बी भी बिल्कुल सही है दोस्तों और डी भी बिल्कुल सही है, इसीलिए गलत है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि प्रश्न में बचना पूछ रहा है हमसे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 12। जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। कैसी होनी चाहिए दोस्तों? जो सामग्री है वो जटिल और व्यापक, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, अव्यवस्थित और असंगठित, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न, बिल्कुल गलत दोस्तों। तो कौन से, अब ए और बी में देखिएगा दोस्तों, जटिल और व्यापक या मौजूदा ज्ञान से जुड़ी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जटिल और व्यापक, फिर गलत हो गया। एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? निम्नलिखित, प्रश्न नंबर 13 दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुभवात्मक शिक्षा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, समावेशी दर्शन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र।
फिर नहीं पूछ रहा है दोस्तों, विफलता में योगदान देता है। तो क्या देता है दोस्तों विफलता में योगदान? विफलता में योगदान क्या देता है? अनुभवात्मक शिक्षा, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, इसीलिए गलत है। सी देखते हैं, समावेशी दर्शन, ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए गलत है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये भी सही है, इसीलिए गलत है। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, यही गलत है, इसीलिए सही है। इसलिए प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार, तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। निष्क्रिय नहीं दोस्तों, सक्रिय हैं। कैसे हैं दोस्तों? सक्रिय। कैसे हैं दोस्तों? सक्रिय। बच्चे में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती। नहीं दोस्तों, होती है, होती है दोस्तों, इसीलिए गलत है। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। रटने के माध्यम से नहीं दोस्तों, गलत है, इसी गलत है दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? दोस्तों फिर बचना बहुत विशेष दोस्तों, नहीं, नॉट, एक्सेप्ट, बचना, के सिवाय, के अलावा, अगर ऐसे प्रश्न, ऐसे कुछ शब्द आते हैं दोस्तों तो उनके लिए विशेष ध्यान रखना है। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 15 के ऑप्शन देखते हैं। उस संप्रदाय से संबंधित उदाहरण, उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण, संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण, उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 15 का, प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? देखते हैं। उस संप्रदाय से संबंधित उदाहरण, ये तो सही है, इसीलिए गलत है दोस्तों। उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण, यही गलत है, इसीलिए सही है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर भी देखते हैं दोस्तों सी, संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण, ये तो सही है। उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप, ये भी बिल्कुल सही है, एक ही गलत है दोस्तों, इसीलिए सही है। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? प्रश्न है दोस्तों, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? अधिसंज्ञान, भ्रांति, स्मृति, सहायक विधि, अभिप्रेरणा, क्या दर्शाती है दोस्तों? प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 16 का, प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? क्या दर्शाती है दोस्तों? अभिप्रेरणा स्वयं के है दोस्तों, नहीं। स्मृति सहायक विधि, ये भी नहीं। भ्रांति, ये भी नहीं। एक ही ऑप्शन सही है, मेटाकॉग्निशन। क्या है दोस्तों? मेटाकॉग्निशन सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का दोस्तों।
प्रश्न नंबर ए अधिसंज्ञान। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण हैं। दोस्तों प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं, लेंथी क्वेश्चन है। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करने और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण हैं। आरोपण, नकल, समस्या समाधान, निष्क्रिय ध्यान। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 17 का ए आरोपण बिल्कुल नहीं, नकल बिल्कुल नहीं, निष्क्रिय ध्यान बिल्कुल नहीं, एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी समस्या समाधान। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों समस्या समाधान। आइए अगला प्रश्न थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों, अब सही दिख रहा है। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 है अभिकथन। ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। तर्क है आर, यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है दोस्तों, सहायक होता है। प्रश्न नंबर 18 फिर देखते हैं दोस्तों। अभिकथन ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है, सही लग रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 का ये तो सही लग रहा है दोस्तों। तर्क क्या है? ये विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। ये भी सही लग रहा है, तो सीधा ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है डैश, प्रश्न नंबर 19 डैश विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। डैश विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। आइए दोस्तों ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, उन्हें सफलता मिलने पर, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर, गलत है दोस्तों। उन्हें सफलता मिलने पर, ये भी गलत है दोस्तों। गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए। 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिविधि को महत्व ना दिए जाने पर। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों, तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? क्या है दोस्तों? अनुचित, विशेष ध्यान देना है हमारे लिए अनुचित पर दोस्तों। प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि
देना, तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना, ये तो सही है दोस्तों, इसीलिए गलत हो जाएगा दोस्तों। आइए सी पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 का सी पढ़ते हैं। विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, ये भी सही है दोस्तों, इसीलिए गलत हो जाएगा। बी देखते हैं दोस्तों, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, यह भी सही है दोस्तों, इसीलिए गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यही सही है, विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। दोस्तों आज 20 ही प्रश्न थे दोस्तों। दोस्तों ये 20 प्रश्न की श्रृंखला आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव है उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, ज़रूर लिखें। और दोस्तों आइए लास्ट में यही कहूँगा मैं कि मेरे YouTube चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। इसी के साथ सभी लोगों को नमस्कार, थैंक यू।